नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार विधानसभा के परिसर तक हम आ गए हैं और यहां से आज आपको बिहार सरकार का फाइनल अपडेट देने जा रहे हैं। जी हाँ, मेरे पीछे जो कैंपस आप देख पा रहे हैं और मेरे पीछे जो परिसर आप देख पा रहे हैं, वो परिसर ऐतिहासिक है। वो परिसर पूरे बिहार और देश की नज़र इस परिसर पर ही है। देश और बिहार का हर पॉलिटिशियन आज इसी विधानसभा के तरफ काफ़ी ध्यान से देख रहा है, काफ़ी गौरपूर्वक देख रहा है। बिहार में सरकार बचेगी या फिर गिर जाएगी। सरकार अगर गिरने वाली है तो कब तक गिरेगी, या फिर कोई और नया रास्ता होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का क्या होगा? क्या वो इसी विधानसभा तक सीमित रहेंगे या फिर इसके ऊपर भी जाएंगे, बिहार को छोड़ के दिल्ली भी जाएंगे? क्या कुछ होगा बिहार की राजनीति में? कौन नेता कौन सी प्लानिंग कर रहा है? कौन सा सियासतदार कौन सी चाल चल रहा है? कौन सी राजनीति किस ओर करवट ले रही है? इन सब बातों का जवाब आज हम देने वाले हैं और इसके लिए ही हम चलते हैं अपने बाबा के पास और बाबा से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस बिहार विधानसभा, जो कि कभी निश्चित नहीं रहती है कि कौन यहाँ का सीएम होगा, कौन सीएम होगा यह तो निश्चित रहता ही है, लेकिन किसकी सरकार बनेगी ये निश्चित नहीं होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में हमारे संपादक नमन मिश्रा भी बराबर बताते हैं कि देखिए, हमारा निज़ाम ही ऐसा है। ऐसा कोई सनसनी फैलाना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन हमारा निज़ाम, हमारा राजा, हमारा नेता, हमारा मुख्यमंत्री ही ऐसा है कि ये कुर्सी डोलती हुई, डगमगाती हुई नज़र आती है। कब कौन सी करवट ले ले यह कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन भारत लाइव और पंचनामा के माध्यम से ही हम आपको बारीक से बारीक चीज़, हर घटनाक्रम और उसके पीछे की बात को भी समझाते हैं। तो आज भीतर की बात में हम स्वागत करते हैं, हमारे साथ बाबा हैं। बाबा से जुड़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। बाबा, आप सबों को पहले तो बहुत बहुत प्रणाम। आपने बोलते बोलते में एक बहुत अच्छी बात कह दी थी जी कि बिहार में ये पता नहीं होता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। 20 साल से तो नीतीश कुमार हैं, हाँ, लेकिन ये हमेशा से हिलडोल करता रहा है। और देखिए, लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत बात पहलू यही है कि चीज़ें बदलती रहती हैं। जनता फैसला करती है कि किसे उसे अपना राजा बनाना है। डोल जाएगा, बदल जाएगा, लेकिन होता कुछ। हम खड़े हैं उस परिसर में। मैं पहले तो बता दूं कि अचानक से आज शनिवार के दिन हम विधानसभा में क्यों हैं। तो देखिए, विधानसभा में हम इसलिए हैं कि एक तरफ हमारे राजा जो हैं, जो लोकतंत्र के राजा हैं, नीतीश कुमार, वो 2025 के चुनाव की तैयारी कह लीजिए, या जो छूटा हुआ था उनका इन 5 सालों में काम, वो पूरा करने गए हैं। ये कारण चाहे जो भी रहा हो, प्रगति यात्रा पर है और इस यात्रा के दौरान कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। ये सामान्य प्रक्रिया है और इसी के लिए सरकार चुनी जाती है। लेकिन इसके साथ साथ कई पॉलिटिकल बातें जो हैं वो साथ साथ चल रही हैं। उनके साथ आज नजर आए हैं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा। कई योजनाओं का शिलान्यास हुआ है, उद्घाटन सपना पूरा नहीं हुआ था। जी। तो शायद हो सकता है कि वो उसी बीच में सपने खोज रहे हों। अच्छा, ये भी हो सकता है। दूसरी तरफ आज हम इस विधानसभा परिसर में हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट कहा जाए या फिर कहा जाए कि एक बड़े पॉलिटिशियन का जन्मदिन था। जी बिल्कुल। जो इत्तेफाक से या कहा जाए तो माने सौभाग्य से हमारे मुख्यमंत्री के नीचे, हमारे मुख्यमंत्री के नीचे जो नंबर 2 के हैं, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उनके पिता भी हैं, शकुनी चौधरी। और ये उनकी राजनीति के लिए मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि आज उनका जन्मदिन था। आज से 1 साल पहले उनके जन्मदिन में भी इसी तरह के कार्यक्रम हुए थे और तब परिस्थितियाँ बदली हुई थी। विपक्ष में थे और बहुत तेज़ी से चीज़ें बदल रही थी, क्योंकि जनवरी का महीना आ गया था
और नीतीश कुमार ने उससे पहले जिस तरह से इस बार 29 तारीख को वो दिल्ली में थे, और दिल्ली में पिछली बार भी उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया था, अपने अध्यक्ष बदले थे। तो उस समय मुझे भी याद है, मैं भी उस कार्यक्रम में आपके साथ गया था, और आदरणीय शकुनी चौधरी जी के कान में कुछ बातें आपने बुदबुदाई थी, वो भी कुछ पूछ रहे थे, आप भी कुछ बता रहे थे, कहीं इसी कुर्सी की तो बात नहीं हो रही थी। देखिए वो बातें तो हम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैंने उनसे इच्छा पूछी थी कि आप इच्छा क्या है, तो उन्होंने बताया। चूँकि मेरी मुलाकात उनसे बहुत लंबे समय के बाद हुई थी, लगभग 15-20 वर्षों के बाद हुई थी उनसे मुलाकात, और इस मुलाकात में बहुत सारी बातें आज भी आपने देखा होगा कि जिस तरह से हम चाहेंगे कि वो तस्वीर भी साझा की जाए, कि आज भी उन्होंने मुझे देखते ही कैसे अपने करीब बुलाया और बातें की। खैर वो सब बातें तो अपनी जगह पर है, लेकिन जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो अचानक से मुझे याद आया कि ये जो परिसर है, हम इसको विधान परिषद नहीं दिखा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं विधानसभा, क्योंकि चीजें बदलनी यहाँ से है, बदलनी है। बिल्कुल, अब यहाँ की जो फैसला यहाँ पर होना, बिल्कुल परिस्थितियाँ यहाँ है कि आज से ठीक 1 साल पहले, 1 साल में कुछ ही समय बाकी है, 28-29 तारीख को इसी विधानसभा ने एक बार फिर से यहाँ सरकार बदलते देखा था, और उस समय भी बहुत सारी बातें हो रही थी कि सरकार कैसे बदलेगी, क्या होगा, बहुमत साबित कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, ये सभी प्रक्रियाएं, सभी चीज़ें चली थी। अंततः सरकार ने बहुमत साबित किया था, और वही सरकार चल रही है। एक बार फिर से भी 1 साल भी नहीं हुए हैं और चीज़ें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि लगातार आप चर्चा कर रहे हैं, हम भी चर्चा कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि स्टूडेंट का जो मामला था उसमें भी सरकार टस से मस नहीं हुई, जो चाहती थी वही किया। कई लोग आंदोलन पे, हड़ताल पे, रेल रोको वगैरह वगैरह कर रहे हैं, उसका भी कोई असर नहीं पड़ा। तो इसके पीछे का कारण क्या है, सबसे बड़ी बात है ये सागर। देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण बात इसमें सामने से नजर आ रही है, उस महत्वपूर्ण बात में एक चीज़ आप देखिएगा कि मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। इन आंकड़ों के हिसाब से अगर हम देखें तो वर्तमान जो इस विधानसभा की, जो हमारे पीछे जो ये प्राचीर खड़ा है, जो 100 वर्ष पूरा कर चुका है, उसके बदले में आप देखिए यहाँ एक पेड़ भी लगा है। हम चाहेंगे कि इसको भी दिखाया जाए, और और ये तभी हुआ था बाबा जब विजय कुमार सिन्हा यहाँ के जी वो अध्यक्ष हुआ करते थे, तब ये सब कुछ हुआ था। और मोदी जी को भी बुलाया गया था, और वहीं पे तेजस्वी यादव लड़खड़ा गए थे। जी, तेजस्वी यादव लड़खड़ाए थे, और मोदी जी ने कहा भी था कि थोड़ा सा वजन कम करो वगैरह, सब बातें हुई थी। तो ये जो विधानसभा है, ये अभी 243 सीटों वाला विधानसभा, इसमें 243 लोगों के बैठने की जगह है। एक अध्यक्ष बैठते हैं, उनके लिए अलग से कुर्सी है जो संचालित करते हैं इस विधानसभा, वही गार्जियन होते हैं इस विधानसभा के। अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी के 80 सदस्य इसमें हैं, यानी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जो 2020 में राजद थी, आज भारतीय जनता पार्टी, यानी परिस्थितियां इन 4-4.5 सालों में बहुत बदली है। दूसरी तरफ राजद दूसरे नंबर पे आ गई है, जो 77 सीटों के साथ है, जो इससे पहले 75 सीटें जीत करके आई थी 2020 में। कांग्रेस की बात करें तो 19 सीटों पर है, सीपीएम 11 सीट पर है, हम 4 सीट पर है। हम आपको पता ही है कि इधर बीच में जीतन राम मांझी जो जीत करके आए थे, चौथे वो भी थे, तो अब वो सांसद बन गए हैं, और उसके जगह पर उनकी बहू जीत गई हैं। सीपीआई की बात करें तो 2 है, सीपीएम 2 है, एआईएमआईएम जो 5 हुआ करते थे जीत करके आए थे, वो 1 पर है, निर्दलीय 2 हैं। इसमें मैं टोकूंगा, एआईएम के 4 जो विधायक हैं वो राजद में वैसे समय में उनको भेजा गया जब नीतीश कुमार उधर जाने वाले थे। कहा तो यह भी गया था कि राजद को बड़ी 1 नंबर की पार्टी बनाने के लिए वो उधर भेज रहे हैं। जी बिल्कुल, ये सारी परिस्थितियां हुई थी। निर्दलीय 2 हैं, यानी कि 243 का ये आंकड़ा पूरा हो गया है। अब इन सभी बातों में आप समझिएगा कि जब आपके पास ये माइक है, ये आपका है, तो आपको तो निश्चिंत होना चाहिए कि यह माइक मेरा है और मेरे पास है। जी बिल्कुल। लेकिन आप इसे डरने लगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं या तो ये माइक आपने कहीं से अडॉप्ट किया है, या इस माइक के रखने में आप सक्षम नहीं है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार, इसका मालिकाना हक कहीं और है। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में डर रहे हैं। डरने का कारण भी है कि उनके पास वो संख्या बल नहीं है जिससे वो सत्ता पर टिके रहें। उसके लिए उनको या तो राजद का साथ लेना पड़ेगा या फिर भारतीय जनता पार्टी का। ऑप्शन 2 ही। वर्तमान जो परिस्थिति है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है, जो बात आप शुरुआत में कह रहे थे, एक तरफ अमित शाह ने अभी ये बात कही है कि हम चुनाव के बाद ये तय करेंगे कि हमारा नेतृत्व कौन करेगा। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि विजय कुमार सिन्हा को भी अब उनकी आंतरिक इच्छा जो है जग रही है, सपना पूरा नहीं हुआ अटल बिहारी वाजपेयी का। अब ये सारी बातें जो है घुमा फिरा करके नीतीश कुमार को परेशान करती हैं, और यही वो कारण है कि नीतीश कुमार कुछ अलग सोचने के लिए मजबूर होते हैं। हालांकि
जब नीतीश कुमार को कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो बहुत सामान्य दिखते हैं, चुप्पी साध लेते हैं, किसी बात का कोई जवाब नहीं देते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने कुछ बातों का जवाब दिया है। हमने तो ऐसा कोई खबर नहीं देखा है। आपको याद होगा कि देखिए जब शपथ ग्रहण चल रहा था नए राज्यपाल का, उस शपथ ग्रहण के दौरान आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें बदली थी। एक्शन में पूरा नजर आ रहे थे जो नए राज्यपाल आए हैं, आरिफ मोहम्मद खान। पिछले राज्यपाल को इतना एक्शन में आपने नहीं देखा होगा, लेकिन ये राज्यपाल जो हैं वो काफ़ी एक्शन में है। और उनके एक्शन का नतीजा ये है कि ये कहीं ना कहीं हर बात में आपने देखा होगा कि आए शपथ ग्रहण से पहले ही वो इतना एक्टिव हो गए कि उनके एक्शन से पता चल रहा था कि बहुत कुछ चीज़ें बदली हुई हैं। यानी कि वो जब आए हैं तब से बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। बदलने का मतलब ये हमारे कहने का तात्पर्य है कि वो एक्शन में रहने के का कारण ये लगता है कि वो चीज़ों को अपने हिसाब से ढालने के लिए भी तैयार हैं, या वो जानते हैं कि उनको काहे के लिए आए हैं, वो क्या करना है। तो इसी बात को लेकर के आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल सिनेरियो में हो या फिर राजनीतिक गलियारे में हो, आप पत्रकारों से देखे होंगे कि लगातार हर पत्र पत्रिका जो है, हर न्यूज़ चैनल जो है वो एक ही बात रिपीट कर रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला, कुछ बड़ा होना। तो इसके पीछे कारण क्या है? न तो नीतीश कुमार ने ये बात कही है और न किसी और ने ये बात कही है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नज़र आ रहा है कि जब किसी ने ये बात कही नहीं है तो आखिर बात आ कहाँ से रही है। निश्चित रूप से ये बात उन्हीं सब चीज़ों में से घूमा फिरा करके आती होंगी। और जब बात सामने आ गई है तो दो बात इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात ये कि आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें चुप है और नीतीश कुमार भी चुप हैं। फैसला किसको लेना है? नीतीश कुमार को लेना है और प्रधानमंत्री को लेना है। बाकी किसी के फैसले का कोई मतलब है क्या? किसी के फैसले का मतलब नहीं है। एक चीज़ और आपने बहुत महत्वपूर्ण देखा होगा कि जिस तरह से अभी अमित शाह पूरी तरह से संट नजर आ रहे हैं। पिछले आपने 15 दिनों में कोई उनका बयान सुना है क्या? सदन में जो बयान दिए थे और एक निजी चैनल पर बयान दिए थे, उसके बाद से उनके बिहार आने का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम को भी खटाई में डाल दिया गया है। कहा जा रहा है कि उसे रद्द कर दिया गया है। लेकिन एक बड़ा एक्शन हुआ है जिसकी खबरें मैंने सबसे पहले किया था। कल आपने एक लिस्ट दिखाया था जिसमें कई राज्यों के प्रभारी बदले हैं, चुनाव प्रभारी बदले हैं, कई राज्यों में संगठनिक चुनाव होने हैं, और उसके लिए मनोहर लाल खट्टर को ही क्यों भेजा गया बिहार? इस बात पर किसी ने गौर किया क्या? मैंने इसका डिटेल में भारत लाइव में खबर दिया है कि मनोहर लाल खट्टर और नरेंद्र मोदी के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। दोनों कभी एक रूम में रहा करते थे, एक साथ दोनों ने अपनी राजनीतिक यात्रा जो है उसमें कई पड़ाव देखे हैं और दोनों एक दूसरे को समझते भी हैं। आपको जब याद होगा कि हरियाणा में मुख्यमंत्री बनाने की बात थी, जब भाजपा की सरकार बनने वाली थी, तो सबसे पहला नाम मनोहर लाल खट्टर का आया था, जो कोई सोच भी नहीं सकता था। कई लोग उस लाइन में खड़े थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अचानक से फैसला लिया। इस बार बिहार उनको भेजा गया है, जिसमें अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और साथ साथ जिला अध्यक्षों की भी नियुक्ति होनी है। इसके लिए पूरी प्रक्रिया चल रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है कि आपको याद होगा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जब आमने सामने होते हैं तो दोनों में कितना, आप देखिएगा कि क्लोजनेस होता है। जी बिल्कुल होता है बाबा। हाथ पकड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है और कुछ पूछने में, बतियाने में भी दिक्कत नहीं होती है। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने साइलेंटली नीतीश कुमार की भावना, उनकी बातों को समझ लिया है। हम जो लगातार कह रहे थे कि नीतीश कुमार को दो ही चिंता है, एक उनकी पार्टी की चिंता है, दूसरा उनकी कुर्सी की चिंता है। पार्टी की चिंता के लिए वो उनके पुत्र की बात चल रही है। कहा यह भी जा रहा है कि उनके पुत्र को लाना चाह रहे थे, वो उनकी पार्टी के लोग चाह रहे थे, जिसकी बहुत सारी बातें चल रही थी। अभी हाल फिलहाल में एक और घटना घटी कि उनके पुत्र को उनके जो आश्रितों में से है उस लिस्ट से बाहर कर दिया गया, जो अभी नया आया है, डिपेंडेंसी जो थी हटा दी गई, उसे हटा दिया गया। ये सभी परिस्थितियां कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि एक तरफ नीतीश कुमार जो स्क्रू थोड़ा टाइट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो है मशीन उधर से आवाज़ बहुत तेज़ी से कर रही है। यानी नरेंद्र मोदी की मशीन जो है बहुत तेज़ी से चल रही है। आप देखे होइएगा कि जितना स्क्रू टाइट कीजिएगा ना, उतना ही फक तेल जो है कम निकलता है। तो स्थिति ये हो गई है कि बिहार में एक बार फिर से जो विधानसभा में एक बड़े परिवर्तन की बात की जा रही थी, शायद उससे निपटने के लिए नरेंद्र मोदी ने रास्ता निकाल लिया है। अच्छा। और शायद वो आदमी, वो व्यक्ति मनोहर लाल खट्टर हो सकते हैं। आपने देखा होगा, मतलब बाबा पहले राज्यपाल जी, उसके बाद प्रभारी जी। राज्यपाल, देखिए राज्यपाल का जो परिस्थिति था, राज्यपाल तो कहीं ना कहीं उस एक्शन का रिएक्शन था जहां अमित शाह चारों तरफ से घिर रहे थे और नीतीश कुमार से बार बार पूछा जा रहा था कि आप चुप क्यों हैं, आप अंबेडकर वाले मामले पर चुप क्यों हैं, आप 3 तलाक पे चुप क्यों हैं, आप जो वक्फ बोर्ड है उस पर चुप क्यों हैं, आप कोटा विदिन कोटा में चुप क्यों हैं। इन सभी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं दबाव बन रहा था और उस दबाव में नीतीश कुमार जो है कोई फैसला ले लें उससे पहले यहाँ तैयारी शुरू हो गई थी। और ये तैयारी निश्चित रूप से, अगर
इसमें नरेंद्र मोदी का दखलंदाजी नहीं होता तो ये मान के चलिए आप कि पूरी परिस्थितियां बदल सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा फैसला लिया है और मनोहर लाल खट्टर के माध्यम से वो बिहार में ऐसे लोगों को सेलेक्ट कराना चाहते हैं, ऐसे लोगों को फ्रेम में ले आना चाहते हैं जिसका नीतीश कुमार से बेहतर बॉन्डिंग हो और आने वाले 2025 के चुनाव तक किसी भी तरह का कोई भी खरमंडल नहीं हो। क्योंकि नीतीश कुमार को आप देख रहे हैं कि लगातार उधर से बुलावा आने लगा है, उधर से बुलावा। आपने मीसा भारती की बातें सुबह सुबह कर दी, मीसा भारती का बयान आ गया है। अब इन सभी परिस्थितियों को लेकर के ये भी कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार हो सकता है कि तेजस्वी से नाराज हों। तेजस्वी ने कहा भी था कि आप जो चाहिए वही कीजिए, लेकिन भाजपा को सत्ता से बाहर कीजिए। तो ये सब कुछ मिला जुला करके ये विधानसभा का प्राचीर जो है इशारा कर रहा है कि हमारा जो मुखिया है वो कौन होगा। और निश्चित रूप से 20 साल से तो एक ही आदमी को देखते देखते हो सकता है कि 20 साल में एक बार बदला। 9 महीने के लिए जीतन राम मांझी कभी इस सदन के नेता हुआ करते थे। अब तो देखना ये होगा कि 2025 तक नीतीश कुमार नेता रहते हैं सदन का या फिर नीतीश कुमार परिवर्तन करते हैं, या इस खेमे के रहते हैं या उस खेमे के रहते हैं। ये दोनों बातें हैं। या फिर कुछ दिनों के लिए इस प्राचीर का मालिक राष्ट्रपति होता है, राज्यपाल होता है, ये भी कहा जा सकता है। यानी परिस्थितियां बहुत तेज़ी से बदल रही हैं और इस बदलती हुई परिस्थिति में आपको अभी भी, जब हम ये बात कर रहे हैं आज के डेट में, तो अभी 10 दिन और बचा हुआ है खरमास उतरने में। और ये 10 दिन का जो टेन्योर होगा ये बिहार की राजनीति में उथल पुथल से भरा होगा। कई तरह की रोज़ चर्चाएं होंगी, हमारे आपको भी, आपके सोच से भी ऊपर की चीज़ें होने लगेंगी। और ये बदलती हुई चीज़ें इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि जो हमारे संपादक कहते हैं कि बहुत कुछ होने वाला नहीं है। 2025 तक तो जैसा चल रहा है वैसा चलेगा, लेकिन परिस्थितियां उसके बाद बदलेंगी। और अगर ये नीतीश कुमार को बदलती हुई परिस्थिति में आपको अभी भी, जब हम ये बात कर रहे हैं आज के डेट में, तो अभी 10 दिन और बचा हुआ है खरमास उतरने में। और ये 10 दिन का जो टेन्योर होगा ये बिहार की राजनीति में उथल पुथल से भरा होगा। कई तरह की रोज़ चर्चाएं होंगी, हमारे आपको भी, आपके सोच से भी ऊपर की चीज़ें होने लगेंगी। और ये बदलती हुई चीज़ें इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि जो हमारे संपादक कहते हैं कि बहुत कुछ होने वाला नहीं है। 2025 तक तो जैसा चल रहा है वैसा चलेगा, लेकिन परिस्थितियां उसके बाद बदलेंगी। और अगर ये नीतीश कुमार को भरोसा हो गया कि 2025 के चुनाव के बाद परिस्थितियां बदल जाएगी, यानी इस प्राचीर में मुखिया के तौर पे वो नहीं इंटर करेंगे, तो चीज़ें और भी बदल सकती हैं और नीतीश कुमार का फैसला भी बदल सकता है। चलिए, तो देखिए, भीतर की बात में बाबा ने सब कुछ बताया, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं और हमारे संपादक नमन मिश्रा ने भी आपको लगातार इन चीज़ों से अवगत कराया है। देखिए, हमारे संपादक बार बार ये कहते हैं कि चीज़ें भले ही ना बदलें, चीज़ें जैसी हैं वैसे ही चलती रहें, लेकिन जो माहौल है, जो चर्चाएं हैं, उस आधार पर हम ये खबरें आपको बता रहे हैं। और यही विधानसभा है जिसको लेकर पूरा बिहार नहीं, पूरा देश ही आज इस ओर टकटकी लगाकर देख रहा है कि आखिर इस विधानसभा का मुखिया आने वाले समय में कौन होगा, कैसे कैसे रास्ते बनाए जाएंगे, कौन कौन से शतरंज के चाल चले जाएंगे, कौन से सियासी समीकरण साधे जाएंगे और कौन कौन से वो बाकी बचे हुए रास्ते अख्तियार किए जाएंगे, जिससे सारे समीकरण बनेंगे, सारे समीकरण ध्वस्त भी होंगे और नए किस्से गढ़े जाएंगे। लेकिन हमारी नज़र बिहार के हर पॉलिटिकल कॉरिडोर पर है, हर चर्चाओं पर है, हर पॉलिटिशियन पर है, हर राजनीतिक दल पर है। हम अंदर की खबरों को निकाल कर आपके तक सबसे पहले पहुंचाएंगे, ये वादा करके जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नज़र हमारी बनी हुई है, देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है।
आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है। ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।